ऐसा नहीं लिखा उस ऑर्डर में। उस ऑर्डर में लिखा है कंटिन्यूअसली इफ ए वर्कर हैज टू बी गिवन गारंटी वेजेस, उसका कारण फाइंड आउट करो। क्या कारण में श्री कुमार 7,100 तक नहीं पहुंच रहा है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को ठीक करो। मैनेजमेंट का गलती है तो उसको ठीक करो, वर्कर का गलती है तो उसको ठीक करो। इतना स्पष्ट गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बाद भी अब राजनाथ सिंह जी बोल रहा है हम वर्कर का भी प्रोटेक्शन कर रहा है, हम ऑर्डन फैक्ट्री का नया नया टेक्नोलॉजी के लिए हमने कॉर्पोरेटाइज किया, लेकिन हम दोनों फेडरेशन एआईडीएफ, बीपीएम और सिड्रा तीनों लिख के सरकार को दिया। 2 साल के बाद आपका कॉर्पोरेटाइजेशन एक्सरसाइज फेलियर है। एक एक पॉइंट लिख के उनको दिया। हम लोग स्थापित कर रहा हूं, आप करते ये गलत डिसीजन है। नहीं तो फिर आप अचानक क्यों कमेटी बनाया 7 कंपनी को 4 करने के लिए? हाँ ठीक है, उसमें हमने 2 सपोर्ट किया। वाईआईएल को एमआईएल के साथ मर्ज कर रहा है, हमने बोला अच्छा करो, हम टुकड़ा टुकड़ा करने का खिलाफ में है ना, इसलिए हमने बोला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीआईएल तो वही का ही पास था ना, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ग्रुप में 5 फैक्ट्री था। अब इस ओपीएफ को भी जीसीएल का अंदर ही रखना था, तुमने अलग जीआईएल बनाया। अब जीएल बनाने का कारण जीआईएल और जीसीएल के बीच में झगड़ा है, अब दोनों टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक के खिलाफ में एक। ये परिस्थिति क्यों हो रहा है? इसलिए जीआईएफ जीसीएल में मर्ज करो, हम सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन आईओएल को तुम बीईएल में मर्ज कर रहा है। यह भी आपका कोर्ट केस अभी भी मद्रास में चल रहा है, हाईकोर्ट में। उसमें तुमने क्या बोला? ये एआईडीएफ गलत बोल रहा है, ये कारण हमारा पिटीशन में 50 आरोपण में एक आरोपण था, ये सरकार जानबूझ के इसको कॉर्पोरेटाइज कर रहा है, कल इसको प्राइवेटाइज कर देगा, अंबानी अदानी को देने का। उसका जवाब में सरकार लिख के दिया कोर्ट में, ये एआईडीएफ गलत बोल रहा है, प्राइवेटाइज करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑल द 7 कॉर्पोरेशन विल रिमाइन as 100% government owned company। तुमने कोर्ट में बोला आईओएल 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, लेकिन बीईएल 51% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, बाकी 49% तो दूसरा किसी का पास वो शेयर है। तो एक 100% गवर्नमेंट कंपनी को, आईओएल को, आप ये 51% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कैसे मर्ज करेगा? तो साहब बोल रहा है हम एम्प्लॉइज का पूरा प्रॉब्लम के, हम एम्प्लॉय का सर्विस कंडीशन हम प्रोटेक्ट कर रहा है। हमने बोला आपने एआईडीएफ का कोर्ट केस में लिख के दिया ना, हम जबरदस्ती किसी को भी कंपनी में नहीं डालेंगे, आपने लिख के दिया। इट इज यू हु हैव गिवन, आपका काउंटर एफिडेविट में लिखा है, फिर आप तो नोटिफिकेशन इशू करो ना। कैसे प्रसार भारती को आपने इशू किया, आप ऐसा एक नोटिफिकेशन इशू करो। 1 अक्टूबर 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 में कितना लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का स्ट्रेंथ में है, आज वो डीम्ड डेपुटेशन में अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पे है, वो सब उनका रिटायरमेंट तक, उनका सुपरएनुएशन तक वो सरकार कर्मचारी का स्टेटस में रहेगा। ये नोटिफिकेशन इशू करो, झंझट खत्म करो, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा है हम एम्प्लॉइज का सर्विस प्रोटेक्शन हमारा जिम्मेदारी है, हम करेंगे। ट्विटर में लिखने में काम नहीं होगा ना, आपको काम करना पड़ेगा। हमारा तो अभी 19 तारीख हम लोग हड़ताल का नोटिस दे रहा है सरकार को। एक ही डिमांड है ना, हमारा तो 1000 डिमांड है। हमारा पीस वर्क कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमारा नाइडू के अलाउंस का सीलिंग अभी तक खत्म नहीं किया, हमारा इंटरग्रेड रेशियो हमको 20% एमसीएम मिलना चाहिए, ऐसा हमारा बहुत डिमांड है। लेकिन इसमें एक ही डिमांड है ना, एनपीएस को खत्म करो, पुराना पेंशन स्कीम लागू करो। 20 साल हम फाइट कर रहा है, 20 साल सरकार ने झूठ बोला, नहीं आपको आपका पैसा पूरा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, आपको मिलेगा 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया पेंशन। लेकिन हमारा 40% पैसा आप रखा है। एक दुनिया में ऐसा किधर अन्याय होता है गवर्नमेंट। एक आदमी 2003 दिसंबर का पहले भर्ती हुआ,
31 दिसंबर उनका भर्ती हुआ, वो भी रिटायरमेंट में जा रहा है। उसको सरकार उनका पेंशन का पेमेंट एडवांस 40% हाथ में देता है बिना कोई कंट्रीब्यूशन। उन्होंने एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। अभी हम रिटायर हुआ, हमने पेंशन के लिए एक पैसा भी हमारा ताका से नहीं दिया, लेकिन हम रिटायरमेंट का समय हमारा तो लास्ट बेसिक पे का 50% था, उस 50% का 40% सरकार हमको एडवांस पेमेंट किया ऐसे कम्यूटेशन। 15 साल का बाद हमको वापस मिलेगा, अभी हम 12 साल में उसको वापस मिलना चाहिए करके फाइट करना। लेकिन उसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर्मचारी 1 जनवरी 2004 में नौकरी में आया, पूरा जिंदगी उनका बेसिक पे डीए का 10% कंट्रीब्यूट किया, रिटायरमेंट का समय उसका एक्यूमुलेटेड वेल्थ का 40% तुमको दिया। एक पेंशनर पुराना पेंशन में है, वो 40% एडवांस लेके घर जा रहा है, 15 साल का बाद उसको वापस भी मिलेगा। दूसरा पेंशनर है, जिंदगी पूरा कंट्रीब्यूट करने के बाद 40% आपको पेमेंट कर रहा है, उस 40% से आपको मिलेगा 2000-3000 रुपया पेंशन। इसका अलावा इससे एनपीएस के बारे में ज्यादा चर्चा करने का क्या है गवर्नमेंट? बाकी सब बोलने का कोई जरूरत नहीं। उसमें फैमिली पेंशन नहीं है, उसमें विडो डॉटर को नहीं मिलेगा, 80 उम्र का बाद 20% बढ़ेगा, डीए 4% अनाउंस किया, पेंशनर को भी मिलेगा। वो सब आर्ग्यूमेंट में हम नहीं जा रहा, वो हमारा सिंपल आर्ग्यूमेंट है। किसी को आप 40% एडवांस दे रहा है बिना कंट्रीब्यूशन, दूसरा आदमी को उनका जिंदगी पूरा कंट्रीब्यूट करने के बाद 40% आप रखा है, उनको नहीं दे रहा है, उसी से मिलेगा 2000 रुपया पेंशन। तो इसको स्क्रैप तो करना ही पड़ेगा ना। तो जय फारूकी ने डिसाइड किया, ठीक है, अलग अलग जगह से हमको सरकार का होम मिनिस्ट्री का आईबी लोग भी फोन करके पूछता है, वो तो चुनाव का समय है, सरकार किधर है, आप कैसे हड़ताल में जाएगा, आप लोग का ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट आएगा। हम बोला आने दो, हम लोग को मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए हमको इलेक्शन ड्यूटी में डालता, हम नहीं जाएगा ना। हड़ताल का मतलब क्या? हड़ताल का मतलब हम काम नहीं करेगा, वही तो हड़ताल है ना। आप जो डिसमिस करो 30 लाख कर्मचारी को, आपका ऊपर इतना पावर है, तो जिम्मेदारी केवल हमारा है, कोड ऑफ कंडक्ट केवल हमारा लिए है, सरकार को कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये आज का डिमांड नहीं है, 20 साल का डिमांड है। 20 साल से हम फाइट कर रहा है, आप हमको सुनने का तैयार नहीं है। आपने एक कमेटी बनाया, सोमनाथन कमेटी, उस कमेटी क्या सिफारिश किया हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन उस कमेटी को हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। कारण उसमें क्या लिखा है? इंप्रूवमेंट। क्या इंप्रूवमेंट करेगा? अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कुछ किया, लेकिन महाराष्ट्र का कर्मचारी उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना। महाराष्ट्र में एनपीएस में एक परिवर्तन किया, अभी शिंदे का सरकार, उन्होंने बोला 50% आपको मिलेगा, आपका लास्ट बेसिक पे का 50% मिलेगा पेंशन, वो सरकार का गारंटी है। कैसे मोदी का गारंटी है, ऐसा शिंदे का गारंटी है, आपको 50% तो मिलेगा। डीए, वो बोल रहा डीए भी मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट अलग होता है, सरकार का ऑर्डर अलग होता है। वो हमारा 40 साल का ऊपर का ट्रेड यूनियन का अनुभव है। कुछ मीटिंग में कुछ बोलता है, मिनट्स में दूसरा आता है। मीटिंग में आश्वासन देता है, सरकार का ऑर्डर में दूसरा आता है। लेकिन हम क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहता हूं, इवन सभी स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर भी ये प्रेशर है। अभी बहुत स्टेट ने वापस किया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रेटन कर रहा है, तुम्हारा पैसा हम वापस नहीं देगा, पीएफआरडीए में पैसा वापस देने का प्रोविजन नहीं है। लेकिन फिर भी इधर विरोधी पार्टी का सरकार है, वो पूरा वापस कर दिया है, एक दो छोड़ के। अभी उन्हीं का सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी बोल दिया 50%, लेकिन एम्प्लॉइज ने बोल दिया हम क्यों कंट्रीब्यूट करेगा बाबा पेंशन के लिए, हम तो 24 आवर सरकार कर्मचारी आप बोल रहा है, व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट, हम हमारा पेंशन के लिए क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या राष्ट्रपति कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका पेंशन के लिए? प्रधानमंत्री कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका पेंशन के लिए? नहीं कर रहा है ना। अभी एक विषय आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग ने चिट्ठी में भी लिखा प्रधानमंत्री को, जुडिशियल कमीशन है, मतलब जजेस के लिए पे कमीशन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। उस कमीशन का सिफारिश क्या है? जजेस है। हमारा एनपीएस के केस में बोलता है सरकार का पॉलिसी है,
लेकिन जजेस कैसे एमपी लोग बैठ के उसका तनख्वाह उसका पेंशन निर्णय करता है, ऐसा ही जज लोग बैठ के निर्णय कर दिया जजेस को एनपीएस नहीं होना चाहिए। जजेस के लिए न्यायाधिपति के लिए पुराना पेंशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सेप्ट कर दिया। अभी जुडिशियल कितना भी डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, उन सबको पुराना पेंशन मिलेगा, उनके लिए नया पेंशन नहीं है। अब आपको पुराना पेंशन मिलेगा, आपका सामने आके हम फाइट करेगा, हमको भी पुराना पेंशन चाहिए, आप हमको नहीं देगा। उसका अलावा चीफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट है चंद्रचूड़ साहब का, उन्होंने बोला हमने देखा डिस्ट्रिक्ट जज को 20,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट जज रिटायरमेंट का बाद तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये सब हायर में ही प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनका जर्निंग्स के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस को 60 उम्र का बाद अचानक प्रैक्टिस करेगा, कोई कस्टमर नहीं आएगा, उनका पास क्लाइंट नहीं आएगा, वो सीनियरिटी देख के ही क्लाइंट वकील के पास जाता है। तो इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट जज को तो 20,000 रुपया 25,000 रुपया पेंशन मिल रहा है, ये बहुत गलत है, उनका पेंशन ज्यादा होना चाहिए। वो हमको भी अप्लीकेबल है ना। 60 उम्र का बाद आप बोल रहे हैं 60 उम्र का बाद एक हाई कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 20,000 रुपया पेंशन में उसका जिंदगी नहीं चला सकता है। 60 उम्र का बाद वो हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी सक्सेसफुली नहीं कर सकता। आप बोल रहा हमारा भी वही है, हमारा भी वही है ना। 60 उम्र का बाद उनको 20,000 मिल रहा है, हमको 2,000 मिल रहा है, हम 2,000 में हमारा जिंदगी कैसे चलेगा? 60 उम्र का बाद अब भी क्या काम करेगा? 60 उम्र का बाद कौन हमको नौकरी देगा? हमारा हेल्थ परमिट नहीं करेगा, हमारा बॉडी परमिट नहीं करेगा। इसलिए साथियों हम लोग ने निर्णय लिया, ठीक है कि बेटी तो रेलवे करेगा तो भी आप भी करेगा। अब रेलवे भी है इसमें, उनका भी दस्तखत है, सब लोग मिलकर साइन देगा। अभी 19 तारीख को स्ट्राइक नोटिस इश्यू कर रहा हूं, देखेंगे सरकार क्या कर रहा है। हमने रेलवे को बोला, रेलवे नेतृत्व को बोला देखो साहब एडीएफ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप कल से हड़ताल करो, ठीक है 6 हफ्ते का नोटिस देना है, लेकिन आप डिसाइड करेगा कल से रेल बंद होगा, हम भी डिसाइड करेगा डिफेंस पूरा बंद होगा, हमारा लिए कोई प्रॉब्लम। हम उसका 6 हफ्ते का नोटिस 10 हफ्ते का नोटिस हम सब फेस करेंगे। आप चक्का जाम करेगा, हम भी हमारा फैक्ट्री का चक्का पूरा जाम करेंगे। तो तय करिए कांग्रेस, दैट इज फाइट, हम लोग फाइट करेंगे। अब 20/5/2003 का विषय वो तो हम फाइट कर रहा है। कल भी बहुत साथी लोग आया, कल 6 बजे आया हम चेन्नई से, लेकिन बहुत लोग हमको मिलने के लिए आया। उन लोग सब बोल रहा साहब हम कोर्ट में जाना चाहता हूँ। अब कोर्ट में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट हमारा अधिकार है, हम जाएंगे। लेकिन नेशनल काउंसिल जेसीएम में ये इस विषय का ऊपर हम लोगों ने चर्चा करके उनको बोला देखो ये 20/5/2003 का चिट्ठी है, वो तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही है। आप बोल रहा है वो केवल एक कम्युनिकेशन है, एमओडी ने हमको कम्युनिकेट किया, वो तो आप बोल रहा है, लेकिन हमारा इसमें दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, दैट इज अ नोटिफिकेशन। उसी में आप 7,000 का ऊपर वैकेंसी रिलीज किया, एक जनरल मैनेजर उसका मर्जी में। अभी यही कानपुर का अंदर अक्टूबर में सैंक्शन आया, ठीक है ओपीएफ का जीएम पास था, उन्होंने उसका पहले ही आप लोगों को कॉल लेटर वगैरह इश्यू कर दिया, अब ओपीएफ का हो गया। लेकिन इसी कानपुर में एफजीके का नहीं हुआ, एसएएफ का नहीं हुआ, ओएफसी का नहीं हुआ, किसका गलती है? उस अप्रेंटिस लड़का क्या गलती किया? उनका कोई गलती नहीं है। एक जीएम बहुत फास्ट में काम किया, एक जीएम लिख दिया 2 महीने के बाद पुटअप करो, एक जीएम लिख दिया अभी कोई जरूरत नहीं है, वर्कलोड इंप्रूव होने दो उसका बाद हम लेंगे। ये सब में हमारा गलती क्या है? तो हमारा लिए नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन नहीं ना, अच्छा तो हमारे लिए कॉल लेटर कैसे नोटिफिकेशन होता है? तो हमारा नोटिफिकेशन किधर है? हमारा लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम तो बैच बाई सीनियरिटी से आया, आपने हमारा बैच बाई सीनियरिटी मेंटेन किया, उस बेसिस में हमको बुलाया, तो हमारा पेंशन हमको क्यों ओपीएस में कन्वर्शन नहीं होगा? तो इतना डिस्कशन करने के बाद तो पेंशन डीओपीएटी का सेक्रेटरी ने
पेंशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया, इस विषय को लेके आप स्टाफ साइड का साथ एक अलग मीटिंग करो। ये निर्णय हुआ सितंबर महीने का मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCF। हम अभी तक 2-3 चिट्ठी उनको लिखा रिमाइंडर, अभी तक क्यों मीटिंग नहीं बुलाया, मीटिंग बुलाओ। तो इसीलिए हम इंतजार कर रहा है उस मीटिंग के लिए। मीटिंग तो बुलाना ही पड़ेगा, आज नहीं बुलाएगा कल बुलाना पड़ेगा, तो टाइम पास नहीं होगा, कारण दैट इश्यू इज पेंडिंग बिफोर द JCF। कल कोर्ट ये नहीं बोल सकता है अब टाइम बार हो गया, अब ये कैसे आ रहा कोर्ट में, उस समय हम प्रोड्यूस करेंगे सर टाइम बार नहीं हुआ, ये मिनट्स है, इसमें लिखा है स्टाफ साइड का साथ अलग मीटिंग होना चाहिए। उन लोगों ने मीटिंग नहीं किया, नहीं तो मीटिंग में यही हुआ, अभी डिसीजन हुआ, वो लोग मना कर रहा है, हम कोर्ट में आए हैं। ये मुझे सब विषय का जानकारी है, हम लोग एक भी विषय छोड़ता नहीं है, सभी विषय को लेके हम लोग को झगड़ा है, फाइटिंग है, इसलिए आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी में कोर्ट में जाके भी कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली देखिए कॉमरेड, कोर्ट में कब जाना है, हम सभी हमारा कितना भी सोर्सेस है वो पूरा सोर्सेस हमने एक्सप्लॉइट किया, उसका बाद भी सरकार हमको देने का तैयार नहीं है, फिर हमारा लास्ट रिसोर्स है कोर्ट। नहीं तो सरकार भी बहुत होशियार है ना, अभी आपको मालूम है जून महीने में लोग रिटायर हो रहा है, दिसंबर में लोग रिटायर हो रहा है, एक दिन का वजह से उसका इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। नोशनल इंक्रीमेंट का सुप्रीम कोर्ट का 1000 जजमेंट हो चुका है, 50 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, उसका बाद भी कौन कोर्ट में गया उसी को दे रहा है। अभी CAG ने एक ऑर्डर इश्यू किया, उन्होंने उनका सभी कर्मचारी के लिए ऑर्डर इश्यू किया, वो भी बैक डेट से नहीं। ये सिंगल डेट इंक्रीमेंट कब आया, 6th पे कमीशन से आया, 6th पे कमीशन का बाद ही सिंगल डेट इंक्रीमेंट आया जून महीने का, 7वां पे कमीशन में तो जनवरी भी हो गया, जुलाई भी हो गया, लेकिन बैक डेट से नहीं मिलेगा। पुराना कर्मचारी कितना लोग रिटायर होकर चले गया, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब इश्यूज है, एक भी इश्यू सरकार सेटल करने का तैयार नहीं। 7वां पे कमीशन का विषय में एक ऑप्शन दे दो हमको दोबारा, इसमें इनका क्या नुकसान है, हमारा अरियर्स हम उसको वापस देके हमको एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, वो भी नहीं देगा। अभी फेडरेशन का लड़ाई की वजह से आप लोगों को एंट्री पे का बेनिफिट मिला, बहुत साथी लोगों को किसको एक 2006 के बाद SS2 SS1 का प्रमोशन मिला, उनको एंट्री पे का बेनिफिट मिला। तो एंट्री पे का बेनिफिट देने का समय उनको एक ऑप्शन देना है ना, उस समय हमने प्रमोशन डेट से पे कमीशन को लिया, लेकिन अभी एंट्री पे आने के बाद एक 2006 से हमको 6 पे कमीशन में आने का मौका देना है। हमको 18 महीने का, 20 महीने का, 22 महीने का अरियर्स मिलता था, वो अरियर्स हमने उस समय सरेंडर किया, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन देने का तैयार नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट में हमारा केस था, हमारा OCF यूनियन का, AIDF का केस था, उस केस में सरकार ने आके बोल दिया साहब हमने एंट्री पे लागू कर दिया, इस केस को, इसका अपील हम विड्रॉ कर रहा हूं। सरकार का ही अपील था, हमने कैश पे जीत गया, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में गया, उधर आके बोल रहा है साहब इस पिटीशन को हम विड्रॉ कर रहा है, हमने एंट्री पे लागू कर दिया इन सबको। मालूम है सरकार ऐसा बोलेगा करके, इसलिए हमारा वकील बोला साहब वो तो ठीक है, इन्होंने लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, विड्रॉ करने दो, लेकिन आपको ये 6 पे कमीशन का ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन इसी सरकार CGDA का अंदर कितना उनका अकाउंट्स का स्टाफ काम कर रहा है, उनको एंट्री पे करने देने का समय दोबारा ऑप्शन दिया, 6 पे कमीशन में 2006 से आने का, वो मौका हमको नहीं दिया। इसलिए जज साहब आप उसको कंसिडर करके इस पिटीशन को डिस्पोज करो। तो जज ने बोला ये इस केस का विषय नहीं है, लेकिन पार्टी का वकील बोल रहा है ऐसा CGDA कर्मचारी को ऑप्शन दिया करके, उनको ऑप्शन दिया तो इनको भी ऑप्शन देने का सरकार कंसीडर करना है करके जजमेंट दिया। अभी उस जजमेंट के बेसिस पे हमने फेडरेशन का तरफ से चिट्ठी लिखा है, ये सबको दे। हम ये आपका सामने रखना चाहता हूँ कॉमरेड, सभी पार्लियामेंट चुनाव, हम तो राजनीति बोलने के लिए नहीं आया, इधर राजनीति का मंच भी नहीं है, लेकिन ये सब हम लोग को सोचना पड़ेगा। चुनाव का समय ये सब सोचना पड़ेगा, हम लोग का ऊपर कितना चटनी, कितना हमला हो रहा है, हम लोग सब तकलीफ में है, हम लोग सब डिफिकल्टीज में है, दर्द में है, लेकिन दर्द को सुनने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए इस सरकार तैयार नहीं।
इसलिए तो आपको ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया, वो तो ठीक है। डेमोक्रेसी में कभी थोड़ा 10 वोट ज्यादा मिलता है, 10 वोट कम मिलता है, वो तो चलता है। लेकिन इश्यूज तो है ना, उस इश्यूज को लेके फाइट करना है, आपको संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, उसका अलावा हम लोग के साथ कोई रास्ता नहीं। इसीलिए 19 तारीख को एनपीएस का खिलाफ का हड़ताल का हम लोग को नोटिस देना है। और मार्च 18 हमारा ऑर्गन्स फैक्ट्री डे, तो बंद कर दिया ना सरकार। इसको कंपनी बनाने के बाद सातों कंपनी बोल रहा है ओएफडे में हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ओएफडे तुम्हारा पिताजी है ना, ओएफडे तुम्हारा माताजी है, तुम उधर से ही जन्म हुआ। अभी अचानक तुम कारपोरेशन हो गया, हम कारपोरेशन का दिन अफसर करेगा, कर्मचारी पूरा उसको हम लोग बाइकआउट कर रहा है। ऑफिसर लोग बनाता है, उनका कंपल्शन है, लेकिन अभी ऑफिसर एसोसिएशन भी मिलकर ही हम लोग 2 दिन का पहले निर्णय लिया, इस साल भी हम ही लोग को ओएफडे को सर्कुलेशन करना है। हम लोग इसको कंटिन्यूअस करेंगे जब तक सरकार कारपोरेशन का डिसीजन को वापस लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पुराना स्टेटस में लेके नहीं आएगा, जब तक एम्प्लॉइज का तरफ से, कर्मचारी का तरफ से हम 18 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारा पिताजी का, हमारा फोर फादर का जन्म का दिन है, हम उसको सरेंडर नहीं करेंगे। तो अभी आपको सर्कुलर आएगा, ज्वाइंट सर्कुलर एआईडीएफ, बीपीएमएस, सिड्रा और अपना ऑफिसर एसोसिएशन, ये सब मिलकर हम लोग ने एक ज्वाइंट सर्कुलर शायद कल तक आपका हाथ में आएंगे। सो 18 तारीख हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी अच्छा तरीके से सेलिब्रेट करना है, और 19 तारीख हम लोग को हड़ताल का नोटिस सरकार को इश्यू करना है, प्रिपरेशन से लागू करना है। प्रिपरेशन का अनुसार सरकार का ऊपर दबाव आएगा, इलेक्शन कमीशन का ऊपर भी दबाव आएगा, हम लोग देखेंगे। अपना एआईडीएफ अकेला नहीं ना, इसमें 33 ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 33 ऑर्गेनाइजेशन है। डेवलपमेंट वॉच करेंगे, लेकिन हम लोग हड़ताल की तैयारी में, हमारा पुराना जनरल सेक्रेटरी मैथ्यू साहब बोलता है, प्रिपरेशन ऑफ ए स्ट्राइक इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग फॉर ए स्ट्राइक। हड़ताल का जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, उस हड़ताल को तैयार करना है, उसी में सरकार का ऊपर ज्यादा दबाव होता है। सो वो तैयार कर दीजिए। बाकी पराशर जी आपको बोला, आज आपका आईआर मैकेनिज्म का मीटिंग है, अलग अलग कंपनी अलग अलग निर्णय लिया, लेकिन फेडरेशन ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, हम किसको नॉमिनेट करेगा तो हम डिसाइड करेगा, अथॉरिटी डिसाइड करेगा। हम 4 दिन का पहले हम और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड रेड्डी एमआईएल का सीएमडी को, नया सीएमडी को मिला, उनसे हमने आप बोला साहब आप सीएमडी है, हमारा बगल में डायरेक्टर फाइनेंस प्रकाश अग्रवाल बैठा था, वो भी हमारा पुराना दोस्त है, पहले वही हेडक्वार्टर में था। हमने बोला साहब हम आके आपको बोलेंगे, आपका आईआर मैकेनिज्म से इस प्रकाश अग्रवाल को मत रखो करके हम बोलेगा, आप क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? हम बोलना भी ठीक नहीं ना, आप किसको रखेगा वो तो आपका अधिकार है, इट इज योर प्रेरोगेटिव। तो हमारा फेडरेशन का तरफ से हम आईआर मैकेनिज्म में किसको नॉमिनेट करेगा वो भी आप ही तैयार करेगा। फिर हमारा प्रेसिडेंट कौन होता है, हमारा जनरल सेक्रेटरी कौन होता है, वो भी आप ही डिसाइड करो, फिर हम लोग को डिसाइड करने का क्या जरूरत है? तो ऐसा परिस्थिति, कंपनी हो गया वो बोलता है आपका महाराजा है। अरे कंपनी में ज्यादा लिबरल होना चाहिए। कंपनी सरकार का कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में, कोई का रूल्स में नहीं आता है, कंपनी का कानून में आता है। इस देश में कितना भी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, उधर ज्यादा ट्रेड यूनियन लीडर तो आउटसाइडर लोग, रिटायर्ड को छोड़ो, आउटसाइडर लीडर है। लेकिन इन लोग ऐसा है, हमने उनको बोला देखो हम ऐसा नहीं है हम सब रिटायर्ड एम्प्लॉय को नॉमिनेट करेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी वाईएएल में हमने नॉमिनेट किया, 3 कॉर्पोरेशन ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वाईएएल में हम किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को नॉमिनेट नहीं किया, वो तो हमारा ही मर्जी है ना। हम 8 मेंबर सर्विंग एम्प्लॉय को ही नॉमिनेट किया उधर, हम कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन वो हमारा अधिकार है। उन्होंने बोला हमको वाईएएल में, ठीक है बाबा आप रिटायर को भी नॉमिनेट करो, आपका एम्प्लॉय को भी नॉमिनेट करो। हमने हमारा 8 पूरा सर्विंग एम्प्लॉय को ही दिया। ये तो प्रिंसिपल का सवाल है। श्री कुमार जाएगा, उनके पास जाके एक कप चाय पीगा, हमारा क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन किधर जरूरत है हमारा फेडरेशन निर्णय करेगा हम किसको किधर भेजेंगे, वो अधिकार में आप इंटरफियर नहीं कर सकते। तो जीएएल ने एग्री किया,
अभी आपका यूनियन का तरफ से 2 लोग हैं, तो फेडरेशन का तरफ से हम भी परमानेंट रहेगा, नहीं रहेगा हम भी विड्रॉ करके दूसरा किसी को नॉमिनेट कर सकता है। ये तो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार में तुम इंटरफियर नहीं कर सकता है। आज मीटिंग में गारंटी वेजेस के बारे में बात करेंगे। आपका मटेरियल पोजीशन बहुत बड़ा चैलेंज है, वर्कलोड इतना होने के बाद भी आपका मटेरियल का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। मैन पावर के बारे में बात करेंगे। अभी किसको ओटी एरियर्स का पेमेंट अभी भी बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इश्यूज अभी हम अंदर आ रहा हूँ, आप लोग ऑफिस बेरर के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। एजेंडा में हम लोग नहीं दिया तो भी वो पॉइंट भी हम लोग उधर रेस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, हम इतना ही आपको अपील करना चाहता हूँ। चुनाव का बाद कौन सा सरकार आएगा मालूम नहीं है, लेकिन मोदी साहब को विश्वास है वो आएगा करके। ठीक है, कोई भी आएगा, डेमोक्रेसी है, जनता का मंदिर क्या है सबको नहीं मालूम, लेकिन कोई भी सरकार आने दो दिल्ली में, हम लोग ये सब कॉर्पोरेटाइजेशन का इश्यू को लेके, हमारा सर्विस कंडीशंस को लेके, एनपीएस को खत्म करने का आंदोलन में हम लोग सब शामिल होना चाहिए। हम लोग का एकता को बिल्डअप करना चाहिए। लाल झंडे यूनियन का ताकत, एआईडीएफ का ताकत बढ़ाना चाहिए। अल्टीमेटली इस देश में कोई भी सरकार दिल्ली में हो, उस सरकार का नीति का खिलाफ में लड़ाई करने वाला फेडरेशन, डिफेंस में एक ही फेडरेशन है, एआईडीएफ है। उस एआईडीएफ को और एआईडीएफ संबंधित यूनियन को ताकत दीजिए। इतना बोल के लेट होने के बाद भी आप लोग सब इधर पेशेंटली हम लोग हमारा विचार सुना। आप सबको धन्यवाद, आप सबको अभिनंदन, लाल सलाम सर।